इरेक्टर ग्रुप ऑफ मसल। ठीक है, इरेक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स। तो जो इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप ऑफ मसल है, ये हमारे बैक मसल का पार्ट है। और इस बैक मसल के अंदर आप देखो, बहुत एक तो बड़ा एरिया है ये, है ना। ऑक्सिपिटल रीजन से ओरिजिनेट होता है और आपके पैल्विक रीजन तक जाता है ये। और एक पूरी जो पोस्टीरियर कोर मसल बना दी है इसने, पोस्टीरियर चेन मसल भी कई बार इसे कह देते हैं, पीसीएम मसल। ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है आपको इरेक्ट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, और आपकी बॉडी के वो फंक्शन को करने के लिए। अब इसका मेन एक्शन क्या होता है अगर हम बात करें इसको ट्रेन करने के लिए, वो है आपका स्पाइनल एक्सटेंशन। ठीक है, जब आप स्पाइन को एक्सटेंड करते हो, ठीक है, उस समय पे आपका ये काम में आता है, वहां पर ये मैक्सिमम काम करता है। ठीक है। अब जो ओवरऑल स्पाइनल एक्सटेंशन है, इसमें आपके बहुत सारे और भी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नो डाउट। बट मेनली हम अपने इरेक्टर्स को ग्रुप को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। अब इरेक्टर्स के अंदर वैसे इंडिविजुअली अगर देखें तो काफी सारी मसल्स आती हैं, जैसे मल्टीपटाई मसल है, मल्टीफिडस भी कह देते हैं इसको हम कई बार। उसके बाद आपका कार्पलेस है, लॉन्गिस्मस मसल है। ठीक है, ये काफी मसल्स जो होती हैं लॉन्गिस्मस मसल, वो भी हमारी इस मसल के अंदर ही आ रही हैं, हमारी बैक मसल्स के अंदर। बट आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी हम स्पाइन एक्सटेंशन करते हैं ना, तब अपने इरेक्टर्स को हम टारगेट कर लेते हैं। अब ये इरेक्टर्स को टारगेट करने के लिए कौन कौन सी मूवमेंट है, बहुत कॉमन सी एक मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं डेडलिफ्ट। कॉमन सी तो नहीं कहूंगा, कॉमन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बारे में पता है कि हम लोअर बैक कह देते हैं बहुत सारे लोग कि हम बैक को टारगेट करने के लिए डेडलिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कॉमन मूवमेंट तो नहीं है, कॉमन इसका कह सकते हो, कॉमन ये बहुत ज्यादा की जाती है लोगों के द्वारा। बट प्रॉब्लम ये है कि सब बहुत सारे लोग इसे गलत करते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो ये डेडलिफ्ट है वो प्रॉब्लम भी लेके जाता है। सबसे बड़ा एक इंजरी कॉजिंग मसल है ये जिम्स के अंदर। एक तो डेडलिफ्ट हो गया, दूसरा हो गया स्क्वाट्स। ठीक है। तीसरा एक और होता है प्रेसर्स। ठीक है, जिसमें कि शोल्डर प्रेसर्स। ठीक है। इस ये तीन ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनके अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं और सबसे ज्यादा इंजरीज भी इसी के अंदर होती है। इंजरी प्रोन मूवमेंट बोलते हैं इनको हम। ठीक है। और ये इंजरी प्रोन मूवमेंट जो है ना, ये बहुत सारे केसेस में तो की जाती है, बहुत सारे केसेस में नहीं करी जाती है। बट इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। ठीक है। बट उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेडलिफ्ट में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे इरेक्टर्स को हम टारगेट करने के लिए डेडलिफ्ट तो कर सकते हैं, बट करनी कैसे चाहिए उसका एक बेसिक मूवमेंट है। तो सबसे पहले हमें आना होता है फिगर फोर पोजीशन के अंदर। फिगर फोर पोजीशन क्या होती है ये, ठीक, कुछ इस तरह की पोजीशन को हम बोल देते हैं फिगर फोर पोजीशन। अब ये जो फिगर फोर पोजीशन है, इसमें काफी सारे लोग किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं। एक तो स्क्वाटिंग डेप्थ में पोजीशन बनती है फिगर फोर पोजीशन, जो कि बिल्कुल स्क्वाट्स की तरह बन जाती है, जैसे हम स्क्वाटिंग मोमेंट में बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक है। और एक फिगर फोर पोजीशन बनती है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हमारा स्क्वाटिंग की तरह मूवमेंट नहीं होता, बट फिर भी हम अपने हमारी जो बैक होती है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है। तो डिफरेंस जो है आपको मेंटेन करना है फिगर फोर पोजीशन के अंदर। जो आपका बिल्कुल स्क्वाटिक की तरह ही नहीं बैठना आपको, जो आपकी बैक है या जो आपका ग्लूटस रीजन है वो बिल्कुल नीचे नहीं हो जाएगा, बिल्कुल एंड रेंज पे नहीं चले जाएगा। ठीक है। और जब आपने फिगर फोर पोजीशन बना ली है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो बार है वो जस्ट आपकी नी आपके जो एंकल जॉइंट है उसके क्लोज हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं सब टैलर जॉइंट। यहाँ पर हमारा जो है ना बार होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आगे बार होगा उतनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है ना, बार यहाँ पे होगा तो आपकी बैक रोल होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। ओके, तो भैया किधर पे होना चाहिए आपका बार, आपका बार होना चाहिए जस्ट यहाँ पे। ठीक है, इतना बार होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना ज्यादा बार आगे होगा वो स्ट्रक्चरल मूवमेंट बनेगा नहीं, वो वर्टिकल मूवमेंट बनेगा नहीं। और आप आगे जाओगे, बैक ऐसे घूमेगा यहाँ से, और लंबार एरिया पे अननेसेसरली स्ट्रेस बन जाएगा। वो नहीं बनाना चाहते हम। ठीक है, तो फिर हमें पोजीशनिंग यहीं पे रखनी है बिल्कुल ये। और जो आपके शोल्डर आप कह सकते हैं वो बिल्कुल इन लाइन आएंगे आपके बार के, जैसे ये बार है ना,
तो ये आपका इन लाइन होना चाहिए बिल्कुल। जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे बैठ के फिगर 4 पोजीशन पे आके हाथ नीचे करते हो तो बिल्कुल सीधे आपके बार के ऊपर होने चाहिए वो ऐसे। हाँ ठीक है, दूर नहीं करना है उसको इसकी। जैसे अगर मैंने ये बार रखा हुआ है, ये देखो ये बार है ना, मैंने यहाँ से शोल्डर्स को नीचे किया, बिल्कुल हाथों को सीधा, ये बिल्कुल जो बार है ये मेरे स्ट्रेट हाथों के पास आ गई है, तो इसको बोलते हैं फिगर 4 पोजीशन, राइट। और बार हमारा ऐसे होना चाहिए। उसके बाद जब हमें लिफ्ट करना है तो सबसे पहले ये गलती होती है कि जब हम बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं ना, तो हमारे जो ग्लूट्स रीजन है, हैमस्ट्रिंग रीजन है, वो ओवरलोड हो जाते हैं या वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं इस मोमेंट के अंदर। तो फिर प्रॉब्लम क्या बनती है, देखो ऐसे आप ऊपर आना शुरू करोगे, आपकी बैक तो नहीं आएगी सीधी, बट आपके पाँव जरूर सीधे हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। पहली मूवमेंट मान लो आपकी ऐसी थी, पहली मूवमेंट आपकी कुछ इस तरीके की थी, बट जब आपने बार को उठाया तो फिर आप सेकंड मूवमेंट इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो आपके पाँव बिल्कुल सीधे हो गए, ग्लूट्स बिल्कुल पीछे चले गए, और उसके बाद फिर जा करके आप अपनी बैक को सीधा कर रहे हैं। फिर ये बैक सीधी हो जाएगी, फिर आप कुछ इस तरीके से हो जाओगे बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो नी एक्सटेंशन है, नी एक्सटेंशन आपने पहले कर दिया, और वो इसलिए करा क्योंकि वहां पे ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग हो गई। वो ओवर एक्टिविटी इसलिए हो गई क्योंकि आपका लोड बहुत ज्यादा था। ठीक है, इसलिए उनको ज्यादा डोमिनेंसी जो है वो ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ने शो की आपके मूवमेंट को करने के लिए। और इससे भी इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये आपका सही डेडलिफ्ट नहीं है। ठीक है, डेडलिफ्ट सही वो है जब आपका मूवमेंट, जब आपके नी एक्सटेंशन भी धीरे धीरे हो और आपका बैक भी जो है मतलब स्पाइनल एक्सटेंशन भी साथ में हो रहा हो, दोनों कॉन्टिन्यूसली अगर होंगे तो मूवमेंट बेटर है ना। स्पाइनल एक्सटेंशन विद नी एक्सटेंशन दोनों साथ में होंगे तो ही मूवमेंट सही होगा। अगर पहले नी एक्सटेंशन हो गया बाद में स्पाइनल एक्सटेंशन होगा, वो तो वैसे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर अगर पहले आपका स्पाइन एक्सटेंशन हो गया उसके बाद नी सीधे ऊपर जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो दोनों ये साथ में होगा, साइमल्टेनियसली होगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बाकी ग्रिप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इसके साथ कि भाई ग्रिप कौन सी हमें लेनी चाहिए। ग्रिप हमारे पास वैसे तीन तरह की यूज होती है। एक तो सुपीनेटेड, बट सुपीनेटेड का ऐसा कोई यूज है नहीं है, इसके अंदर हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम सुपाइन ग्रुप के साथ इसे करेंगे तो ओवर एक्टिविटी किसकी बढ़ जाएगी, एक तो बाइसेप की ओवर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वेट बहुत ज्यादा है और हमारा हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, तो आपका जो बाइसेप टेंडन है वो ज्यादा सफर करेगा, इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सुपीनेटेड तो पहले ही क्रॉस कर दो। सेकंड आ जाती है प्रोनेटेड। क्या प्रोनेटेड कर सकते हैं? 100% प्रोनेटेड कर सकते हो आप, दोनों ही हाथ आप प्रोनेटेड कंडीशन में पकड़ करके, यानी ओवर दी हैंड पकड़ करके आप कर सकते हो डेडलिफ्ट। तीसरा होता है एक ऑल्टरनेट ग्रिप, है ना, ऑल्टरनेट जिसको बहुत सारे एथलीट भी यूज करते हैं। इसमें आपका एक हाथ होता है सीधा यानी कि सुपीनेटेड और एक होता है उल्टा यानी प्रोनेटेड। अब ये जो ग्रिप है इसको वाइडली यूज किया जाता है। अब रिसर्च स्टडीज तो ये कहती है कि ये ग्रिप भी बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसमें भी इंजरी बहुत कम देखी गई है एज कम्पेयर टू सुपिनेटेड। तो अल्टरनेट ग्रिप भी सेफ ग्रिप मानी जाती है वैसे तो। अब इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट्स आ जाती हैं अगर आप ये करते रहो। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेम ग्रिप के साथ मतलब मान लो आप राइट वाले को हमेशा सुपिनेटेड रखते हो, लेफ्ट वाले को हमेशा प्रोनेटेड रखते हो, तो तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए मूवमेंट में, आपको वॉइस इन्वर्स है ना, कभी आपने राइट ले लिया ओपिनियटेड, कभी लेफ्ट ले लिया ओपिनियटेड। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए बनेगा। बाकी अगर आप इसके अंदर भी थोड़ा सा और बायोमैकेनिकल डिफरेंस देखोगे तो वो भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट तो इफेक्ट नहीं होती, बट हाँ बायोमैकेनिकली थोड़ा सा चेंज बन जाता है। एक बनती है जब आप ऑल्टरनेट ग्रिप करते हो तो आपका जो लेफ्ट वाला हाथ है, मान लो ये आपने प्रोनेटेड रखा हुआ है, तो प्रोनेटेड जो हैंड होगा वो किस मूवमेंट होगा, बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट में बनेगा जिसमें कि आपके जो एल्बो है,
जिसमें आपका जो एल्बो है ना वो स्लाइटली क्या रहेगा आपका, टू बाहर की तरफ को रहेगा, यानी कि एबडक्टेड रहेगा, है ना, प्रोनेटेड ग्रिप। और एक मेरा सुपिनेटेड है, जिसमें क्या होगा, मेरा जो अल्ना है वो बॉडी के क्लोज आ जाएगा, है ना, जो मीडियल वाला पार्ट है वो बॉडी क्लोज आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या बनेगा, एक में आपका स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन हुआ है शोल्डर में, और एक में स्लाइट इंटरनल रोटेशन हुआ है। बात क्लियर हो गई। जब हम ऑल्टरनेट ग्रिप लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑल्टरनेट ग्रिप में मेरा एक हाथ जो है, एक शोल्डर जो है बेसिकली, एक शोल्डर आपका रहेगा स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन में, और एक शोल्डर मेरा रहेगा क्या, स्लाइट इंटरनल रोटेशन। ठीक है, बायोमैकेनिकली ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब क्या इससे लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आंसर इज नो। आपकी इससे लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना कि आप अगर उसे चेंज करते रहो, कभी राइट कभी लेफ्ट, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद आपके जो रैक वगैरह है वो भी यूज हो जाते हैं इसके अंदर, मूवमेंट के अंदर, है ना। अब इसमें इतना कोई डिफरेंस है नहीं है। इसमें थोड़ा आपका जो ग्लूट इन्वॉल्वमेंट है वो कंपेरेटिवली, और हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट कंपेरेटिवली कम रहेगा, तो जब उतना डेप्थ में नहीं जाते हो इसमें। ओके, बाकी इसमें आप ज़्यादा हैवी थोड़ा जा सकते हो। उसके बाद डिफरेंस ये रहता है एक सोमो स्क्वाट्स में, सॉरी सोमो स्क्वाट स्क्वाट नहीं, सोमो डेडलिफ्ट में। ठीक है, सोमो डेडलिफ्ट और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस माना जाता है। और बायोमैकेनिकली देख लेते हैं थोड़ा सा क्या डिफरेंस इन दोनों में बनता है। देखो, एक तो जो सोमो डेडलिफ्ट है ना आपकी, सुमो डेडलिफ्ट के अंदर आपको पता है कि आपके जो नीज हैं या जो आपके पाँव हैं वो अवे हैं बॉडी से काफी, है ना, और जिसकी मतलब शोल्डर वेट से भी बाहर है, जिसकी वजह से क्या बोलता है बनता है, आपका बेस ऑफ सपोर्ट तो स्ट्रांग बन जाता है। बेस ऑफ सपोर्ट स्ट्रांग बनने का मतलब क्या है, आपका बैलेंस स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी बात, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीओजी है, वो भी डाउन आ जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप और नीचे ले आते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्टिव रेंज है वो रिड्यूस हो जाता है। एक्टिव रेंज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि आपको कम मूवमेंट करनी पड़ेगी अब, पहले आपको ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती थी। इसलिए सोमो डेडलिफ्ट के अंदर आपकी 25% तक रेंज ऑफ मोशन कम होती है, रिड्यूस्ड होती है, एज कंपेयर टू आपका कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। समझ गया आप? दूसरा, आपका बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा बढ़ने की वजह से और थोड़ा और डेप्थ में नीचे आने की वजह से, क्योंकि पाँव खुल गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पाइन होगा वो ज्यादातर आपका कैसे रहेगा, स्पाइन आपका बहुत ज्यादा बेंड नहीं होगा, है ना। जैसे इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि हमें इतना नीचे आना पड़ रहा है, बट सोमो के अंदर हमें इतना नीचे नहीं आना पड़ेगा। उसमें स्लाइटली हम अपवर्ड पोजीशन में होंगे, है ना, थोड़ा अपराइट पोजीशन के अंदर होते हैं जब हम सोमो के अंदर होते हैं, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है, पाँव ज्यादा खुले हुए हैं, बॉडी ज्यादा नीचे गई हुई है, इसलिए हम थोड़ा अपराइट होते हैं। तो आपके स्पाइन की रेंज भी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। ये डिफरेंस क्रिएट होता है। बाकी अगर हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बायोमैकेनिकल मसल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें, तो देखो मसल इन्वॉल्वमेंट तो दोनों में रहेगा ही रहेगा, यानी आपके जो इरेक्टर्स हैं वो दोनों में इन्वॉल्व रहेंगे, बट आपके जो ग्लूट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आपके हैम्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये ज्यादा रहता है किसमें, जब आप सीडी कर रहे होते हो, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर रहे होते हो, उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है इसका इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी है बट सीडी में इसका ज्यादा है। बट बात करें अगर क्वाड्रिसेप्स की या आपके एडक्टर्स मसल की, है ना, जिसको हम इनर थाई मसल कहते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है सोमो डेडलिफ्ट के अंदर। ठीक है, बाकी ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग स्टिल यहाँ पे भी एक्टिव है, क्वाड्स एंड एडक्टर्स यहाँ पे भी एक्टिव है, बट कंपेरेटिवली जो डिफरेंस है वो ज्यादा ये है। ठीक है, तो सोमो में एडक्टर्स और क्वाड्रिसेप्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे,
जबकि आपके कन्वेंशनल में ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग की एक्टिविटी ज्यादा होती है। बाकी रेंज ऑफ मोशन के मामले में तो ये ऊपर निकल जाता है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, और सोमो जो है उसमें सपोर्ट के मामले में वो ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो दोनों ही अच्छी एक्सरसाइजेज है, दोनों ही कर सकते हो आप, कभी सोमो कभी कन्वेंशनल। इजी अगर बात करें, अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ज्यादातर लोगों के लिए जो कन्वेंशनल है डेडलिफ्ट, वो थोड़ी मुश्किलें लेके आती है एज कम्पेयर टू सोमो। ठीक है, सोमो में क्योंकि एक्टिव रेंज आपका कम होता है, इसलिए उसको जल्दी सीख भी जाते हैं लोग और जल्दी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं। कन्वेंशनल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी हिप हिंज की, और आपके यहाँ से जो इन्वॉल्वमेंट है, आपके काफी लोगों का बैक रोल होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है थोड़ी बहुत, बाकी वो तो आपको ठीक करनी ही है टाइम के साथ साथ, अपने बिगिनर जो आप बिगिनर के साथ काम करो। ठीक है, तो ये मूवमेंट कर सकते हो आप, गुड मॉर्निंग्स वगैरह भी कर सकते हो, ये रही मूवमेंट, सुपरमैन भी कर सकते हो, एक्सटेंशंस मूवमेंट भी कर सकते हो, तो ये सारी की सारी आपके इरेक्टर्स के लिए हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मसल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेरेस मेजर मसल है ये, वैसे चलो देख पढ़ लेते हैं जल्दी से, अलग से इसको करने का जरूरत तो नहीं होता वैसे। अब ये एक सपोर्टिंग मसल होता है, खास करके एक इसको सपोर्ट करता है आपके लैटिस डॉर्साई को भी सपोर्ट करता है टेरेस मेजर मसल। बट याद रखना ये आपके रोटेटर कफ मसल का पार्ट नहीं है, टेरेस माइनर आपका यहाँ से ओरिजिनेट होता है और यहाँ इंसर्ट होता है पीछे वाली इस तरफ, याद रखना पोस्टीरियर साइड जुड़ा होता है आपका टेरेस माइनर, जो रोटेटर कफ का पार्ट है। ठीक है, जो क्या काम करता था ये, एक तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की स्टेबिलिटी बनाता था, और एक आपके एक्सटर्नल रोटेशन में मस्त मदद करता था, आपका टेरेस माइनर। बट ये टेरेस मेजर है, ये आपके इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होके एंटीरियर स्कैड ऑफ ह्यूमरस में जुड़ता है, आगे वाली तरफ जुड़ता है ह्यूमरस में, ऐसे क्रॉस करके, मतलब ऐसे क्रॉस पीछे से आ रहा है बट जुड़ आगे रहा है। ठीक है, अब एक तो क्या करता है ये, आपके असिस्ट करता है एक्सटेंशन में, आपके लेटेस्मस डॉर्साई के एक्सटेंशन में मूवमेंट में मदद करता है, और मीडियल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस, मतलब ये वाला मूवमेंट, ये मीडियल रोटेशन इसमें मदद करता है, ये आपका टेरेस मेजर। अब देखो इसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज करना तो बनता है नहीं है, क्योंकि जो आपकी अलग अलग टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं, जितने भी हम कर रहे हैं उनके अंदर आप इजीली इसको ट्रेन कर लेते हो, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सा एक्सरसाइज डिजाइन करने का ऐसा कोई मोटिव आपका होना भी नहीं चाहिए, और ना तो आप उतना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब बैक वगैरह टारगेट करोगे तो आप इसको आराम से इन्वॉल्व कर सकते हो, और वैसे भी आप इसका जो नॉर्मल मूवमेंट्स है वहां पे भी इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका लेग्स वाला मसल। अब लेग्स आपका बहुत कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट है ना, कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट मसल है, मतलब बहुत सारे मसल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, और इसीलिए इसको हम थोड़ा सा ना ऐसा मसल मानते हैं जो बहुत सारे लोगों के अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं यहाँ पे। अंडर डेवलप्ड क्यों रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो है ना वो कर रहे होते हैं, और कुछ जगह के मसल्स को उतने अच्छे तरीके से टारगेट नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीजन एक है, रीजन ये है क्योंकि हम इतने बड़े अपार्टमेंट को, जो कि बॉडी का सबसे बड़ा अपार्टमेंट कह सकते हो आप, क्योंकि सबसे बड़े बड़े मसल यहीं पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो ग्लूटस मसल, सबसे बड़ा मसल है, वही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काल्व्स, एडक्टर्स, एबडक्टर्स, बहुत सारे मसल्स हैं। हम इसको एक दिन में ट्रेन करते हैं, और बाइसेप्स को एक दिन में ट्रेन करते हैं, जबकि बाइसेप एक बहुत छोटा सा मसल है। या ट्राइसेप्स को भी एक दिन में कर रहे हैं, और इतने बड़े अपार्टमेंट को फिर हम एक दिन में कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए नेचुरली ये ज्यादा फटीगिंग मसल बन जाता है, मतलब कि जब वो लेग्स करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फटीग फील होता है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है मेंटली कि भैया उनकी लेग्स तो बहुत वीक है, क्योंकि बाकी किसी ट्रेनिंग के अंदर उन्हें इतना फीलिंग, मतलब इतना ज्यादा एग्जॉशन नहीं फील होता जितने जितना उनको लेग्स वाले डे के अंदर होता। अब इसके पीछे दो रीजन है, एक तो यहाँ पे बहुत सारे मसल ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक वो भी रीजन है, तो भैया उन सारे ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए आपको ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकता है बढ़ानी पड़े।
दूसरा कह सकता है कि एक तो सारी की सारी जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स है वो भी यहाँ पे आ रही है, हैवी मूवमेंट्स है वो भी यहाँ पे आती है, वो भी एक रीजन है। ठीक है ना। तो ये है। और तीसरा बात होता है कि ये ज्यादा एक्टिव है पूरे दिन के अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि बाकी चीज एक्टिव नहीं होती, जैसे चेस्ट है, चेस्ट उतना हमेशा ओवर एक्टिव नहीं होता। अब पूरे दिन भर मान लो कि आप ऑफिस बैठे हुए हो या ऐसे नॉर्मल काम कर रहे हो, वहां पे आप चेस्ट की उतनी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो, हालांकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। एंटीरियर पार्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट हल्का फुल्का उसका बन रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं एक्टिविटीज। बट लेग्स की बात करो, आप दिन में भी चल रहे हो, दिन में भी इधर उधर मूव कर रहे हो, खड़े होते हो, स्टैंड करते हो, बैठते हो, नीचे खड़े हो, घर में आते हो, चलते हो, फिरते हो, स्टेयर्स करते हो, तो नॉर्मली लेग्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भी वो लेके आता है हमें। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि जो लेग्स है ये इसलिए हमें ज्यादा फटीग फील करवाते हैं, क्योंकि एक तो इसकी वैसे ही ज्यादा एक्टिविटी होती है, दूसरा हम इतने बड़े अपार्टमेंट को एक ही दिन ट्रेन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ एक दिन ट्रेन करते हैं उसको, जबकि हम बाइसेप जो कि एक छोटा सा मसला है उसको भी सिर्फ एक दिन दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, या तो अपने लेग्स वाली ट्रेनिंग को की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, जिससे कि आपका फटीग मैनेजमेंट हो जाए, सही तरीके से फटीग मैनेज हो जाए और आप ट्रेन भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, जैसे मान लो एक दिन आपने ट्यूसडे रख दिया और एक दिन आपने सैटरडे रख दिया। ठीक है, अब दोनों के बीच में आइडियल अमाउंट ऑफ गैप है, अब ट्यूसडे के दिन आपने 2 से 3 एक्सरसाइज कर ली बहुत अच्छे तरीके से, सैटरडे के दिन भी आपने 3 से 4 एक्सरसाइज कर ली बहुत अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, ये जो 3 एक्सरसाइज करोगे यहाँ पे भी आप 100% एफर्ट दे पाओगे, और यहाँ पर भी आप अपना 100% एफर्ट दे पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप उनको डोमिनेंटली ट्रेन कर पाओगे उन मसल ग्रुप्स को। अदरवाइज कुछ तो आपके ऐसे ही जो है ना लोडेड कंडीशन में ही ट्रेन होते हैं हमेशा। जैसे कि काव्स का एग्जांपल देता हूं मैं। अब जो काव्स है, बहुत सारे लोग कभी भी इसको अपना प्राइम मसल ग्रुप मान के ट्रेन करते ही नहीं। बहुत सारे लोग कैसे ट्रेन करते हैं इसको, मान लो पहले 4-5 एक्सरसाइज कर लिया, स्क्वाट्स कर लिया, प्रेसेस कर ली, लंजेस कर लिया, लेग एक्सटेंशंस कर ली, लेग कर्ल्स कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया, जब बिल्कुल थक गए हैं ना, उसके बाद लास्ट एक एक्सरसाइज काफ्स की कर लेते हैं और बस खत्म हो गया फिर ट्रेनिंग। तो हमेशा काज उस समय पे ट्रेन होता है जब हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जब मेंटली हम काफी ज्यादा थके हुए हैं और फिजिकली भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो हम उतने रेपिटेशन ही नहीं खींच पाते इसके। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे काफी सारे लोगों का काज भी अंडर डेवलप्ड रह जाता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि इसको भी आपको सही तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको मैं सिर्फ ऑप्शंस दे रहा हूँ, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हिट आती हैं वेट ट्रेनिंग के अंदर, वो बता रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं सिंगल मसल, एक एक मसल ग्रुप को पकड़ के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की, क्वाड्स। अब क्वाड्स जो है ये आपका इंटीरियर पोर्शन में मसल है, थाई मसल, और यहाँ पे 4 मसल आती हैं आपकी। देखो नाम से पता लग जाएगा, रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस मीडियालिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस। जो आपका रेक्टस फीमोरिस मसल है, याद रखना ये वाला मसल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिप फ्लेक्सर भी है। क्या है ये आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग हिप फ्लेक्सर मूवमेंट मसल भी है ये। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, देखो ये ओरिजिनेट होता है वैसे पेल्विक रीजन से, और इंसर्ट होता है जाके आपके पटेला टेंडन पे। ठीक है, पटेला टेंडन पे ये इंसर्शन इसका हो जाता है। इसीलिए इसको एक ऐसा मसल, इन तीनों में से अलग से मैं इसको इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट बाकियों से अलग है। बाकी जो तीनों मसल होती है ना, चाहे वो मीडियालिस हो या इंटरमीडियस हो या लैटरालिस हो, ये तीनों मसल आपकी ओरिजिनेट ह्यूमरस से ही होती है। सॉरी, ह्यूमरस बोल रहा हूँ, फीमर से होती है। ठीक है, ह्यूमरस तो आपका अपर आर्म का मसल है। तो जो फीमर से ही ओरिजिनेट होती है, इसी बोन से शुरू होती है और इंसर्ट नीचे जाके हो जाती है। बट
रेक्टस फेमोरिस ही एक ऐसा मसल है जो आपके जो हिप जॉइंट है उसको क्रॉस कर चुका होता है, और आपके कहाँ से आता है, पैल्विक रीजन से आता है। इसीलिए इसको ध्यान रखने वाला मसल ग्रुप है ये, क्योंकि ये आपके हिप फ्लेक्सर में भी काम में आता है, हिप फ्लेक्शन। हिप फ्लेक्शन समझते हो क्या होता है? जैसे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा जो पाँव है मान लो ये आगे की तरफ को ऐसे आगे गया फ्रंट साइड में, तो ये आपका हिप फ्लेक्शन। समझ गए? हिप फ्लेक्शन क्लियर है? जैसे मैंने रनिंग कर रही है ना, एक पाँव मेरा आगे है और एक पाँव पीछे है, तो ये मेरा हिप फ्लेक्स्ड है। ये मेरा हिप क्या है, फ्लेक्स्ड पोजीशन पे है। ओके। तो ये हिप फ्लेक्शन में भी मदद करता है, आपका बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करता है हिप फ्लेक्शन में आपका रेक्टस फेमोरस। ठीक है। बाकी जो है वो आपके नी एक्सटेंशन में ही मेनली काम करते हैं। नी एक्सटेंशन, घुटने को सीधा करना, पूरे पाँव को सीधा करना, ये कह सकते हो आप, उसमें काम करता है। ठीक है। अब इसको ट्रेन करने के लिए ना, क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करने के लिए स्क्वाट्स काफी बार बताई जाती है हमें, है ना। स्क्वाट्स को काफी बार बताया जाता है। बट अगर मैं आपको ये कह दूं कि स्क्वाट्स जो है ना, स्क्वाट्स मल्टीपल तरीके से की जा सकती है ना। कुछ आपकी स्मिथ मशीन में भी की जा सकती है, कुछ आपकी फ्री वेट के साथ की जा सकती है ना। तो वो डिपेंड करता है कौन से स्क्वाट्स हम कर रहे हैं। बट मैं अगर आपको ये कह दूं कि डेडलिफ्ट हो गया या स्क्वाट्स हो गया या फिर प्रेसेस हो गई, ये तीनों जो मूवमेंट है ना, ये तीनों मूवमेंट आपके हाइपरट्रॉफिक एक्सरसाइज है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। इंटरमीडियंस जो है ना, वो मसल बिल्कुल सही है। जो आपका फिमोरस है, अगर आप उसको निकाल दोगे, उसके बिनियत है ही, मतलब उसके नीचे है। ठीक है ना। ऐसे नहीं दिखती है हमें। इंटरमीडियस मीन्स इंट्रिंसिक मसल है, अंदर है इसके अंदर। रिक्टस फिमोरिस ने ऊपर से कवर किया हुआ उसको। क्लियर? तो मैं क्या कह रहा था कि जो आपकी क्वाड्रिसेप है उसको ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वाट्स को काफी बारी कहा जाता है। अब स्क्वाटिंग हो गया या डेडलिफ्ट हो गया, ये जितने भी आपकी मूवमेंट्स जो होती है जो पावर लिफ्टिंग में यूज होती है, पावर लिफ्टिंग में, चाहे वो बेंच प्रेस हो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, है ना, ये जो मूवमेंट्स हैं, क्या ये ऐसी मूवमेंट्स हैं कि ये हमारी हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट कही जा सके? मुझे बताओ। बाकी तीन दिखती है, बाकी तीन दिखती है, उनकी दिखेगी ना जिनके जिनके जो श्रेडेड है उनकी दिखेगी। जो श्रेडेड है उनकी दिखती है, नॉर्मल की नहीं दिखेगी ना। मैराथन रनर्स की दिख जाती है, बॉडी बिल्डर्स की दिखती है, जिनका मसल मास अच्छा है और फैट मास कंपैरेटिवली कम है, उन लोगों की दिख जाती है। बताओ, मुझे ये बताओ, मैंने जो क्वेश्चन किया है उस पर भी ध्यान लगाओ थोड़ा। क्वेश्चन ये था मेरा कि भैया अगर मान लो, मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्वाट्स डेडलिफ्ट क्या हमारे हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है? हाइपरट्रॉफी की बात की थी हमने कि भैया हमारा मसल साइज बढ़ना, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की बात जब मैं कर रहा हूँ।
हाइपोट्रॉफी में वेट ज्यादा उठाना होता है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी में तो ऐसा नहीं है। राइट, बात सही है प्रवीण की कि सर ये कंपलसरी ऐसा नहीं है कि ये हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। अगर मैं असलियत बताऊं तो हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है ही नहीं है ये। तो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की हम बात करते हैं ना, मसल साइज बढ़ाने की, उसके लिए उतनी अच्छी है नहीं है। तो किसके लिए अच्छी है ये आपके मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी हो सकती है। मतलब ये आपके स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज होती हैं। इसमें आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन्स आप लेके आते हो, स्ट्रेंथ गेन्स आपके मैक्सिमम होती है इसमें। आप उतनी अच्छी हाइपरट्रॉफी यहाँ पे, उतना अच्छा मसल साइज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है ये, सिंपली ये समझ लो। ठीक है ना। जैसे मान लो डेडलिफ्ट है। अब डेडलिफ्ट की जा रही है आपके लंबार, आपके इरेक्टर्स के लिए। क्या आपको लगता है कि डेडलिफ्ट करने से ही आपका जो बैक है, वो जो आपकी बैक मसल्स है, स्पेसिफिकली आपका जो इरेक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स है, वो आपको लगता है कि वो इतने ज्यादा ग्रो हो जाएंगे कि इतने वाइड दिखने शुरू हो जाएंगे? या आपको लगता है कि जो बैक में जो बैक में इतनी ज्यादा डेंस लुक आती है, हैवी लुक आती है, वो वी टेपर क्रिएट होता है, वो डेडलिफ्ट की वजह से होता होगा? आंसर ये है कि नहीं, है ना। और ना ही स्क्वाट्स के साथ ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट नहीं करना है, बट मैं ये जरूर से कह रहा हूँ कि ये दोनों एक्सरसाइजेस उतनी अच्छी नहीं है आपके मसल साइज के लिए। हाँ, ये आपके स्ट्रेंथ के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये है स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज। इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं कर रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? इसमें आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को थोड़ी टारगेट कर पा रहे हो। जैसे कि मान लो मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे क्वाड्रिसेप को ट्रेन करना है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि स्क्वाट्स बेस्ट एक्सरसाइज है आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए? क्योंकि स्क्वाट्स में हमारे क्वाड्रिसेप्स ट्रेन हो रहे हैं, बट क्या वो इफेक्टिवली ट्रेन हो रहे हैं, या सिर्फ उसी को ट्रेन करने के लिए स्क्वाट्स होती है? आंसर नो। पर अगर बात करूं मैं लेग एक्सटेंशंस की, क्या लेग एक्सटेंशन अच्छी एक्सरसाइज है आपके स्क्वाट्स, अपने क्वाड्रिसेप्स को ग्रो करने के लिए, उसमें मसल डैमेज देने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, या वो प्रॉपर तरीके से उन फाइबर्स को टारगेट करने के लिए? बिल्कुल सही बात है ना। तो स्क्वाड्स जो है या जो डेडलिफ्ट है, वो आपकी स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आपके मसल हाइपरट्रॉफी के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी के लिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ हाइपरट्रॉफी, आपका गोल है मसल हाइपरट्रॉफी या सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, तो आप इन एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हो। पर अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी, फिर आपको इनको करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इनको कंपलसरी एक्सरसाइज समझते हैं। ठीक है, बट ये कंपलसरी एक्सरसाइजेस नहीं है। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन दो मसल को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सॉरी, अभी हम चलो स्क्वाट्स को समझते हैं पहले। स्क्वाट एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें हमें देखना है? हाँ, मसल साइज भी अगर आपको काम करना है और आपको स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, तो दोनों एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादातर पॉपुलेशन है उनकी नीड यही है। उनको मसल साइज भी चाहिए, उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो अभी अगर स्क्वाट्स कर रहे हैं तो स्क्वाट्स में ना देखो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं।
क्योंकि हर किसी का स्क्वाटिंग का तरीका अलग है। और वो तरीका ही क्या, आप इसमें मतलब कोई ऐसा यूनिवर्सल तरीका नहीं है जिसको हम बोल दें कि हाँ ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्क्वाट, ये ये ऐसी स्क्वाट होनी चाहिए, इससे ये बेहतर स्क्वाट है, ऐसा ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के स्क्वाट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। अब उसमें बहुत सारे रीजंस है। मेनली तो आपका एनाटॉमिकल रीजन है कि भैया आपकी जो एनाटॉमी है वही एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हर किसी का हाइट अलग है, हर किसी की फीमर लेंथ अलग है, ठीक है ना। हर किसी का मसल इंसर्शन पॉइंट अलग है, वो भी वेरी करता है, मसल इंसर्शन पॉइंट वेरी करता है। और इवन इवन ये भी वेरी करता है कि हमारी अपर बॉडी में कितना वेट है, हमारा जो थोरैसिक रीजन है वो कितना ज्यादा ब्रॉड है, वो भी रीजन है। हमारी बॉडी अपराइट कितनी रहेगी वो भी इससे डिसाइड होता है कि हमारी अपर बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वेट कैरी कर रही है बॉडी। और इवन मेल और फीमेल का स्क्वाटिंग का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल रीजन। क्योंकि फीमेल और मेल की अगर बात करें तो बिल्कुल डिफरेंसेस है ना हमारे एनाटॉमी में, जिसकी वजह से हमारा जो क्यू एंगल बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा। देखो, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। जैसे मेल की बॉडी की बात करें तो मेल्स का जो स्ट्रक्चर रहता है, उनका जो शोल्डर विड्थ है वो ब्रॉड है एज कंपेयर टू पेल्विक विड्थ, है ना। शोल्डर टू पेल्विक रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से है ना। और इस वजह से उनका जो क्यू एंगल बनता है वो थोड़ा स्ट्रेट बनता है, मतलब जो उनके नीज बनती हैं वो थोड़ी स्ट्रेट बनती हैं। बट अगर आप फीमेल में देखो तो उनका शोल्डर विड्थ से लेके उनके हिप विड्थ जो है वो ज्यादा ब्रॉड है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। जिसकी वजह से अब मान लो हिप ब्रॉड है तो आपका जो नी का एंगल बनेगा हिप से वो थोड़ा स्लांटेड बनेगा, समझ रहे हो आप। थोड़ा टेढ़ा बनेगा एक तरीके से, ये देखो ऐसे, ये ये नी का बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है। थैंक यू। तब क्लियर हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पे विड्थ ऑफ पैल्विक ज्यादा है, इसकी वजह से जो क्यू एंगल बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। 17 डिग्री के लगभग, 17 to 18 डिग्री बनता है इनका। मेल में ये 12 to 13 डिग्री बनता है। देखो यहाँ पे एंगल कम बन रहा है क्योंकि पैल्विक उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है मेल का, जिस वजह से जो उनका पाँव है फीमेल में थोड़ा सा स्लांटेड आता है, मेल में वो थोड़ा सीधा आता है। क्लियर, ये डिफरेंस क्लियर है। तो मुझे ये बताओ कि जब इस क्यू एंगल में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो क्या दोनों की स्क्वाटिंग सेम हो सकती है? ये बताओ आप। जब मैकेनिकली इतना डिफरेंस है हमारी बॉडी में तो क्या कभी किसी का स्क्वाट सेम हो सकता है? पर हमें तो जिम के अंदर हमेशा बताया जाता है कि अरे ऐसा ही रखो, ऐसा ही रखो। तो जिसकी बॉडी
जिसकी बॉडी, जिसका फीमेल का, जिसका पैल्विक रीजन थोड़ा ब्रॉड है, जो कि टेक्निकली तो ब्रॉड होता ही है उनकी मेल और फीमेल की बॉडी में अगर कंपैरिजन करें। बट अगर मान लो फीमेल में, और दो फीमेल को लेके चलते हैं, ठीक है, एक फीमेल थोड़ी सी बल्की है और एक फीमेल श्रेडेड है, ठीक है, दोनों में पैल्विक रीजन में डिफरेंस आएगा। एक थोड़ी सी हैवी है मान लो, अब एक का पैल्विक रीजन ब्रॉड, एक का कंपेरेटिवली थोड़ा कम, अब उन दोनों की स्क्वाटिंग में ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो आप? इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्स बनता है उनके लिए स्क्वाड, जब वो थोड़ा नीचे जाते हैं, उनकी जो अपर बॉडी है, टॉर्सो एरिया, वो आगे की तरफ को बेंड होता है। आगे की तरफ को बेंड का होने का मतलब ये है कि उनकी अपर बॉडी टुवर्ड्स द ग्राउंड जाने की कोशिश करती है, ज्यादा आगे की तरफ को जाती है, क्लोज टू द नीज। नोटिस किया आपने? जो थोड़ी हैवी फीमेल्स रहेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होगा ही ऐसा, क्योंकि मैकेनिकली ऐसा ही है, क्यू एंगल ज्यादा क्रिएट होगा उनका, उनका 17 डिग्री से आगे बनेगा क्यू एंगल। तो जब क्यू एंगल ज्यादा बन रहा है, ज्यादा स्लांटेड है पाँव, तो आप थोड़ा और आगे आएंगे, आपकी बॉडी, अपर बॉडी को ज्यादा वेट शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया डिफरेंस? तो इसलिए सौवात की एक बात यह है कि हर किसी की स्क्वाटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, और वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एनाटॉमिकल ही वो हो रहा है। आप हड्डी थोड़ी उसकी बदल दोगे जा करके, उसकी हड्डी थोड़ी सीधी कर दोगे जा करके, वो तो ऐसे ही रहेगी नेचुरली। बात समझ में आ गई? तो इसलिए वो डिफरेंसेस थोड़ा रहेगा। किसी की स्क्वाटिंग, अब मान लो कि कोई पूरा डेप्थ स्क्वाट करता है, बहुत सारे लोग लोग देखे होंगे, स्पेशली आपने मेल देखे होंगे, शॉर्ट हाइटेड जो मेल होते हैं वो बहुत अच्छा स्क्वाट करते हैं, जिनकी हाइट छोटी रहती है वो बहुत अच्छा स्क्वाट करते हैं, ये नेचुरली है ये बिल्कुल एक बेनिफिट है ये उनके लिए। आपने देखा होगा बिल्कुल एंड रेंज तक स्क्वाट कर लेते हैं वो, बिल्कुल नीचे बैठ, जैसे बोलते हैं एस टू ग्रास स्क्वाट, है ना, मतलब बिल्कुल नीचे तक बैठ जाते हैं, जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं बिल्कुल नीचे, उस उधर तक वो स्क्वाट कर लेते हैं, डेप्थ स्क्वाट। ठीक है ना, वो उनका बेनिफिट है, उनको फायदा है वो, और वो जेनेटिकली उनका जो स्पाइन है, बैक है, वो स्ट्रांग होगा, ये बिल्कुल नेचुरल बात है। ठीक है, तो हर किसी को एनाटॉमिकल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं थोड़े, इसका कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ये, हर कोई इंसान, इसीलिए बोलते हैं हम कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई किसी चीज में बेनिफिट किसको मिलता है, किसी को किसी चीज में मिलता है। अब अगर शॉर्ट हाइटेड वालों को स्क्वाटिंग में बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, उनके स्क्वाट्स, उनके जो क्वाड्रिसेप्स है, स्पाइन है, वो स्ट्रॉन्गर है, उनकी मूवमेंट ज्यादा अच्छी है, बट अगर इन्हीं को कंपेयर करा जाए फिर हम उसके अंदर, अपना स्प्रिंटिंग के अंदर या फिर स्ट्राइड लेंथ के ऊपर, तो ये थोड़ा पीछे रह जाएंगे वहां पर, क्योंकि टेंडन इंसर्शन पॉइंट ज्यादा क्लोज रहेगा ना। तो जो जिनकी लॉन्ग हाइटेड है, जिनकी फीमर लेंथ बड़ी है, वो उनका स्ट्राइड लेंथ ज्यादा होगा, वो जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वर्टिकल जंप ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, ज्यादा लंबे हाइट तक जंप कर सकते हैं। तो इसलिए फायदे नुकसान थोड़ा रहता है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, so I do a little wide start squats which feels better than men. So it is the reason. हाँ, ये भी एक रीजन है ना, जितना आप क्लोज जाओगे, अगर देखो, मान लो मैंने अभी बताया ना कि पैल्विक रीजन कंपैरेटिवली शोल्डर वेट से हमारा वाइड है, फीमेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब शोल्डर वेट के अकॉर्डिंगली अगर पाँव ले लूंगा, तो टेक्निकली मैं अपने पैल्विक से अंदर आ गया हूँ, फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं उस पर्सपेक्टिव से देखना है इस चीज को। अगर मेल के उसमें तो हम बोल देते हैं शोल्डर विड्थ पार्ट, तो शोल्डर मेरा नेचुरली मेरे पेल्विक से ज्यादा ब्रॉड है मेल के उसमें, तो मैं अगर करूंगा तो शोल्डर और मेरे जो नीज हैं उनके बीच में एक वर्टिकल लाइन क्रिएट हो रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। बट अगर फीमेल में ये करूं मैं, कि मैं शोल्डर विड्थ के हिसाब से ले लूं, तो नेचुरली मेरे शोल्डर जो है वो पेल्विक से कम है, समझ रहे हो ना, विड्थ के मामले में।
और जब मैं स्क्वाटिंग करूंगा तो मेरे जो नीज है वो स्लाइटली अंदर की तरफ को आएंगे। हालांकि उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं, बट वो नीज मेरे ना इनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ को गिरना शुरू हो जाएंगे। और मेरे को थोड़ा आगे बॉडी को लेके, मेरी बॉडी थोड़ा आगे की तरफ को शिफ्ट होगी ज्यादा। क्यों शिफ्ट होगी ये, रीजन इसका पीछे का सबसे बड़ा ये है, क्योंकि हमारी बॉडी जब वेट कैरी करेगी, हिप हिंज होगा, तो वेट ऐसा लगेगा उसको कि भाई वेट बहुत ज्यादा पीछे की तरफ को जा रहा है। उस वेट को वो काउंटर करने के लिए बॉडी को आगे करने वाली है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वाइडर स्टांस लेके हमें बेटर फील होता है, और मूवमेंट भी हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वाइड जो है अपने शोल्डर ब्लेड से, वो बेटर रहेगा। तो एक चीज याद रखना। अब दूसरी एक और चीज बता रहा हूं, मैं बहुत कॉमन कर देता हूँ इस चीज को, क्योंकि देखो हर किसी का अलग अलग एनाटमी, हर किसी के अलग अलग डिफरेंसेस, हर किसी की फीमर लेंथ अलग अलग। तो ऐसा तो हम किसी का भी नहीं देख सकते ना कि हम कि आपका इतना फीमर लेंथ है तो आपको इतनी स्क्वाट करनी है, क्योंकि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हमें कुछ बेस स्टैंडर्ड बनाने होंगे जिसके आधार पे हम स्क्वाटिंग को करेक्ट कर सकते हैं, और इससे ये हमें फायदा होगा कि हम हर किसी इंसान की स्क्वाट उसके लिए बेस्ट स्क्वाटिंग डिसाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अब दुनिया में 100, मतलब जिम में आपके लोग 200 आ रहे हैं, अब हर 200 बंदे का एनाटॉमिकल डिफरेंसेस आप नहीं देख सकते ना, तो इस इतनी एक्सपर्टीज है हमारे अंदर कि हर किसी का आप डिग्री चेक कर रहे हो कि अच्छा इसका फीमर लेंथ इतना है तो इतना हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें एक बेस स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब वो बेस स्टैंडर्ड कैसे हमें खुद से बनाना है, एक मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चेक करना है। एक चेक करना आपको बट विंग। ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है, पहले बट विंग की बात कर लेते हैं फिर देखेंगे आगे। बट विंग है कि जब आपका जो पैल्विक रीजन है, स्पेसिफिकली लंबार एरिया, वहां से आपका जो ऐसी बॉडी है वो बेंड होना शुरू हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं बट विंग। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये बट विंग है। ये दिख रहा है, ये भी बट विंग है। ये भी बट विंग है। काफी लोगों के साथ होता है ना ऐसा बट विंग। ऐसा नहीं कि शुरू में ही हो जाता है, बट इसका एक सिलेक्टेड रेंज, एक रेंज पे जाके होता है ये। ऐसा नहीं कि जब आप करना शुरू करोगे तभी आपको बट विंग हो जाएगा। ओके। तो आपको ये देखना है कि जिस समय पे आपका बट विंग आता है वो आपका एंड रेंज है, उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब वो आपका 90 डिग्री में आए तो आपका 90 डिग्री बेस्ट एंगल है आपके लिए। अगर वो 110 डिग्री में आए तो 110 डिग्री बेस्ट एंगल है आपके लिए। समझ गए बात को। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये बटविंग आता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। बट विंग के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा लेस हिप फ्लेक्शन। ये याद रखना कि जहां पे बट विंग आना शुरू हो गया वो एंड रेंज है, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, ये आता क्यों है, ये आता है हमारे हिप फ्लेक्शन ठीक ना होने की वजह से। अब हिप फ्लेक्शन क्या होता है। हिप फ्लेक्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये हिप फ्लेक्शन है। ठीक है, पाँव को ऊपर करना, ये। तो अगर मान लो ये मेरा हिप फ्लेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा हिप फ्लेक्शन वीक है, तो मीन्स क्या हुआ कि मेरा जो फीमर है वो मेरी बॉडी के उतना ज्यादा अच्छे तरीके से क्लोज नहीं आ सकता। और जब मैं, ये तो मैंने अभी आपको बेंड करके दिखाया हिप फ्लेक्शन करके,
पर जब हम स्क्वाट्स कर रहे होते हैं वहां पे ऐसे कोई बेंड नहीं बना होता। तो जब हम उस समय पे हिप फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, मतलब जब स्क्वाट करेंगे तो हिप फ्लेक्शन होगा ना। ये देखो, ये हिप फ्लेक्शन ही तो हो रहा है, नी हमारी बॉडी के क्लोज आ रहा है, फीमर हमारी बॉडी के क्लोज आ रहा है। तो अगर मान लो मेरा हिप फ्लेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है और मैं नीचे जाए जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो हिप फ्लेक्शन बढ़ रहा है। अब एक टाइम पे ऐसा आएगा जब मेरा हिप फ्लेक्शन कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, उसके बाद मेरी एक्टिव रेंज बचेगी नहीं, और मैं फिर भी नीचे जाने की कोशिश करूंगा। तो हिप फ्लेक्शन नहीं होने की वजह से अब मेरी बॉडी कंपेंसेट कैसे करेगी, क्योंकि उसे नीचे जाना है, आप उसे नीचे लेके जा रहे हो, बट उतना ज्यादा हिप फ्लेक्शन अवेलेबल ना होने की वजह से मेरा जो लंबार एरिया है, ये वाला एरिया है ना, वो इसको कंपेंसेट करेगा, और वो आपके लंबार को रोल करना शुरू कर देगा, मतलब लंबार को बेंड करना शुरू कर देगा, ताकि पेल्विक रीजन पीछे से बेंड होना शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा पेल्विक। ठीक है, लंबार के नीचे से ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ताकि आप नीचे जा सको, ताकि आप एंड रेंज तक पहुंच सको। अब आप एंड रेंज तक तो पहुंच जाओगे, बट आपका क्या हो जाएगा उसमें, बट विंग ज्यादा क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, जो कि ठीक नहीं है हमारे लिए। बात क्लियर होगी है? सिंपल अगर बोल दूं, बट विंग किसकी वजह से होता है, लेस हिप फ्लेक्शन की वजह से, लेस हिप फ्लेक्शन की वजह से। क्लियर? ओके, बस आपको ये रखना है कि बट विंग जहां पे आया वो आपका एंड रहेगी, बस बात खत्म। दूसरा आपको देखना है स्क्वाट में कि आप जो स्क्वाटिंग कर रहे हो, कौन सी तरह की स्क्वाटिंग है वो, क्योंकि स्क्वाटिंग में डिफरेंसेस आ सकते हैं ना। एक तो आपके स्क्वाड्स जो है वो आपके क्वाड डोमिनेंट स्क्वाड्स भी आप बना सकते हो, उसको क्वाड डोमिनेंट स्क्वाड्स बना सकते हो आप स्मिथ मशीन में। जो स्मिथ मशीन है ना, वहां पे आप क्वाड डोमिनेंसी भी रख सकते हो। अब इसमें क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप अपने नीज को स्ट्रेट रख सको, एक इस डिग्री का एंगल बना सको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप तीन तरह की स्क्वाटिंग हो सकती है, देखो, एक इस तरह की हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है, और एक हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा हम पीछे चले जाते हैं, कुछ इस तरह की। अब आपको लगेगा कि सर डिफरेंस क्या है इनमें, सेम ही तो दिख रही है हमें। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको थोड़ा और डिफरेंस बड़ा दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे वाले स्क्वाट्स भी आप कर सकते हो, बट क्या आप ये फ्री वेट के साथ कर सकते हो, ये बताओ मुझे। क्या आपने यहाँ पे बार रखा हुआ है, बारबेल, और आप कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है ना, आप पीछे गिर जाओगे, आप वेट को काउंटर ही नहीं कर पा रहे हो। बट जब स्मिथ मशीन है, आपको पता है कि स्मिथ मशीन ने एक ही उस पर ट्रेवल करना है जो उसकी मशीन बनी हुई है, वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज है, वहां पे आप अपने फीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे थोड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अपने क्वाड्स को थोड़ा ज्यादा डोमिनेटली ट्रेन कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस है। बट फ्री वेट के पास आपके पास चॉइस नहीं होती, क्योंकि फ्री वेट तो आपके आपने जब उठाना है तो बाय डिफॉल्ट आपका हिप हिंज क्रिएट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कैसे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उस वेट को काउंटर बैलेंस करना है बीच में। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हिप को पीछे ले जाना पड़ेगा और नीज को आगे ले जाना पड़ेगा, जिससे कि वो वेट बीच में आपका, मतलब आप कह सकते हो वो एक जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना, वो ऐसे ही मेंटेन हो सकता है कि आपको ग्लूट्स पीछे ले जाने हैं, क्वाड्स आगे, मतलब नीज आगे ले जाने, तभी तो वो वेट बीच में रह पाएगा ना। ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको। बट आपका स्मिथ मशीन में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मशीन। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब अगर क्वाड डोमिनेंस स्क्वाट्स करनी है, क्वाड्स को थोड़ा ज्यादा एंगेज करने की कोशिश करनी है, तो आप स्मिथ मशीन पे ज्यादातर कर सकते हो। ये आपको मैं बता रहा था। ठीक है,
उसके बाद एक और होती है जिसको हम बोलते हैं लंबार डोमिनेंस स्क्वाट्स। अब लंबार डोमिनेंस स्क्वाट्स में होता क्या है कि आपके जो लंबार है वो ज्यादा एक्टिवली आता है काम करने में। जैसे कि ये मूवमेंट हो गई, चलो ये तो ज्यादा ठीक बन गई, और थोड़ा बेकार बनाते हैं इसको। ये देखो इतनी, ऐसे में आती है लंबार डोमिनेंस स्क्वाट, जिसमें मतलब ये कह लो कि आपका जो वेट है वो लंबार एरियाज पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, अब ये ज्यादातर कौन से कंडीशंस में होती है, ये जब हम बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं वहां पे आपका ये लंबार डोमिनेंसी बनती है। ठीक है, और ये तब भी बन सकती है अगर हमारे अपर बॉडी में बहुत ज्यादा वेट हो, तब भी ऐसा पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लंबार डोमिनेंस एक्सरसाइज। इसमें हमारा लंबार एरिया जो है वो ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है मूवमेंट को। ठीक है, और एक होती है क्वाड डोमिनेंस, सॉरी, आपके ग्लूट डोमिनेंट मूवमेंट। अब ग्लूट डोमिनेंट मूवमेंट में आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम है वैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं, स्पेशली फीमेल्स ऐसा करते हैं। वो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि ट्रेनर उनको ये क्लेम करते हैं, ट्रेनर उनको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, जब आपको स्क्वाट्स करनी है तो आपको हिप को पीछे के ले जाने की कोशिश करनी। ये उनके दिमाग में पहले ही डाल दिया जाता है। तो बहुत सारी फीमेल्स क्या करती हैं, जब वो स्क्वाट करना शुरू करती हैं तो वो उनकी मूवमेंट ही, उनका मेन पर्पज ही ये हो जाता है कि उनको अपने ग्लूट्स को पीछे लेके जाना है। और दूसरा एक और बात बोल दी जाती है उनको कि आपके जो नीज है ना वो आपके टो से आगे नहीं जाने चाहिए। ये भी बता दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो वो हाइपर एक्टिविटी, मतलब अपने ग्लूट्स को पीछे ले जाने की ऐसी कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से जानबूझ के, और फिर जाके नीचे बैठते हैं। मतलब पहले ये मूवमेंट है ना, पहले कहेंगे कि आपके हिप नीचे चले जाएंगे, ये पीछे चले गए, उसके बाद नीचे बैठने की कोशिश करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं ग्लूट डोमिनेंट मूवमेंट। अब इसमें पहले हम ये जाएंगे और फिर ऐसा मूवमेंट होगा, देखो, और ट्राई करेंगे कि हमारे अपने टो से भी आगे ना जाएंगे, कुछ इस तरीके की मूवमेंट होगी ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्लूट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये तीन तरह की मूवमेंट जनरली हमें देखने को मिलती है स्क्वाट्स में। स्मिथ के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, वही तो बताया आपको कि स्मिथ के साथ आप कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से अपने पाँव को। ठीक है, बाकी लेग एक्सटेंशन वगैरह तो इजी ही है, उसको तो क्या बताने की जरूरत है नहीं उतनी, वो तो सिंपल ही है एक्सरसाइजेस। बाकी चलते हैं हैमस्ट्रिंग्स पे। हैमस्ट्रिंग आपका क्या है, अपर लेग में पोस्टीरियर रीजन पे है मसल। सही वे क्या है, सही वे नहीं है इसका सही, ये चीज देखो ना, आपका ध्यान रखना है आपको कौन से तरीके से आपको मूवमेंट को करना है। मैंने बताया एक क्वाड डोमिनेंट मूवमेंट होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, स्मिथ मशीन पे कुछ इस तरह की मूवमेंट कर सकते हैं, इसको हम क्वाड डोमिनेंट कहते हैं। मतलब जब क्वाड्स के लिए हम कर रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज ज्यादा प्रेफरेबल होगी। जब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ग्लूट डोमिनेंसी की, तो ग्लूट डोमिनेंसी में मैंने आपको दिखाया है कुछ इस तरीके की मूवमेंट होती है, जहाँ पे हमारे ग्लूट्स बहुत ज्यादा पीछे होते हैं और पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं यहाँ से आगे, और हमारे जो नीज है वो आपके टो से भी आगे नहीं जाते, तो ये ग्लूट डोमिनेंसी है। ठीक है ना, तो ये वाला तो प्रॉब्लम है, इसको तो करने की ऐसा जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी जो तीसरा है बिल्कुल नॉर्मल, जहाँ पे जो बिल्कुल एक्यूरेटली हम करते हैं बिल्कुल अपने बॉडी के हिसाब से, वो रहती है कुछ इस तरह की, जिसमें हमारा ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो सेजिटली आपको जाना है, मतलब साइडवर्ड आपको देखना है, साइड से आपको देखना है स्क्वाट करते हुए। और उसका जो वेट है ना, जैसे मान लो ये वेट है,
अब इस वेट का एक आपने क्या करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है, इसमें से एक इमेजिनरी लाइन बनानी है आपको साइड से ऐसे, ये ऐसे। मान लो ये इमेजिनरी लाइन बन रही है, और ये इमेजिनरी लाइन बिल्कुल इसके जो है ना आपके एंकल के ऊपर हिट कर रही है, इट मीन्स इसका जो स्क्वाट है वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एक्यूरेट स्क्वाट है, यहाँ पे आप ज्यादा हैवी उठा सकते हो। ठीक है, बट जब मैंने बोला कि स्क्वाट हैवी तो उठा सकते हो, बट मैंने याद रखना स्टार्टिंग में क्या बोला था, उस बात को याद रखना कि ये आपके स्पेसिफिकली क्वाड डोमिनेट मूवमेंट नहीं होगी, पर भले ही आप इसमें ज्यादा हैवी उठा लो, बट ये क्वाड डोमिनेट मूवमेंट नहीं होगी। क्वाड डोमिनेट मूवमेंट स्टिल वही रहेगी जो स्मिथ मशीन वाली है ये, इसमें ज्यादा क्वाड्स इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर? मूवमेंट अगर वैसे देखा जाए, स्ट्रक्चरली देखा जाए, तो ये स्ट्रांग है क्योंकि इसमें आप ज्यादा हैवी जा सकते हो। बट अगर क्वाड डोमिनेंसी के हिसाब से देखा जाए कि क्वाड ज्यादा जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, वो ये वाला मूवमेंट है जो स्मिथ मशीन पे आप करते हो। उसके बाद आ गया है, चलो हैमस्ट्रिंग्स। उसके बाद हैमस्ट्रिंग आपके रियर में है, पोस्टीरियर साइड में अपर लेग के, और यहाँ पे आपको तीन मसल्स दिखती हैं, सेमिटेनियस, मेम्ब्रेनियस एंड आपका बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, ये तीन मसल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये ओरिजिनेट होती है ईस्टियल ट्यूबोसिटी से। कहाँ से होती है? ईस्टियल ट्यूबोसिटी। ठीक है, मतलब पैल्विक वाला रीजन है ना, वहीं से ओरिजिनेट होती है, हम सब कह सकते हो। अब बाकी तीन मसल्स हैं यहाँ पे, सेमी टेंडिनियस, मेम्ब्रेनियस एंड बाइसेप्स फेमोरिस। बाहर वाली तरफ वाली तो बाइसेप्स फेमोरिस है, जो अवे फ्रॉम द बॉडी है, लैटरल साइड है। और जो मीडियल साइड्स हैं, सबसे अंदर वाली तो आपकी सेमी मेम्ब्रेनियस देन सेमी टेंडिनियस, जो इनर साइड में इंसर्ट कर रही है। ठीक है, अब इसका काम क्या है ये आपको पता ही है, नी का फ्लेक्स करना, नी को फ्लेक्स करना। जैसे ऊपर वाले का काम क्या था, मतलब क्वाड्रिसेप्स का, नी को एक्सटेंड करना, इसका काम है नी को फ्लेक्स करना। अब जब नी को फ्लेक्शन की बात आती है तो ये सारी मूवमेंट तो आप कर ही सकते हो, है ना। आपका जो लेग कर्ल्स वगैरह है, ये तो है ही, चलो इसके लिए अच्छी मूवमेंट्स। बट लेग कर्ल्स में भी डिफरेंस है ना। कोई आपकी स्टैंडिंग लेग कर्ल्स भी कुछ करते हैं कुछ लोग, कुछ हम अपने सिटेड करते हैं, सिटेड लेग कर्ल्स, सिटेड कर्ल्स, या फिर कुछ हम ऐसे लाइन कर्ल्स भी करते हैं, लेट कर जो करते हैं, इसमें भी डिफरेंस है ना, क्योंकि हम अपने हैमस्ट्रिंग को ना डिफरेंट एंगल पे ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका टू जॉइंट मसल ग्रुप हो जाता है ना, क्योंकि आपके हिप जॉइंट भी मेन मैटर करता है इसके लिए। अगर आप इसको ट्रेन करना चाहते हो तो आपका हिप जॉइंट का क्या मूवमेंट है वो मैटर करता है। और तीनों ही कंडीशन में अगर आप सिटेड कर रहे हो तो आपका हिप जॉइंट किसी दूसरे पोजीशन में है, लाइन कर रहे हो तो आपका हिप जॉइंट किसी दूसरी पोजीशन पे है। तो इसलिए मैटर जरूर करता है कि आप कौन सी तरह की मूवमेंट कर रहे हो, हालांकि करनी हमें तीनों है। देखो कैसे, जब आप सिटेड करते हो, सिटेड लेग कर्ल्स करते हो, जो बैठ कर होती है लेग कर्ल्स, यहाँ पे इस पिक्चर में कहीं पे भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कैसे करते हैं वो हम। मान लो ये है ऐसे बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे इसका ये बेंडिंग एंगल है, यहाँ से पाँव को पीछे को लेके आना होता है, ऐसे बैठ कर करते हैं। और लाइंग लेग कर्ल्स तो आपको ये दिख रही है। अब सिटेड लेग कर्ल के अंदर देखो हिप फ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, दिख रहा है आपको हिप फ्लेक्शन? हिप आपका फ्लेक्स्ड है पूरा, ये पिक्चर क्लियर हो रही है? और इसमें जो हिप फ्लेक्शन है, हिप फ्लेक्शन वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए जो सिटेड लेग कर्ल्स होती हैं उसमें हम ज्यादा हैवी वेट उठा पाते हैं।
चलो ये आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से बताता हूँ। एक्टिव इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करूंगा इसमें मैं आपको। एक्टिव इनसफिशिएंसी, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपके हैमस्ट्रिंग का मेन एक्शन क्या है। हैमस्ट्रिंग का मेन एक्शन है आपका नी को फ्लेक्स करना, ठीक है। बट हैमस्ट्रिंग का सेकेंडरी एक्शन क्या है। हैमस्ट्रिंग का सेकेंड एक्शन क्या है, आपके हिप एक्सटेंशन करना, राइट। हिप को एक्सटेंड करना, जैसे डोंकी किक में करते हैं ना, वो है हिप एक्सटेंशन, मतलब पीछे को लेके जाना है, वो हिप एक्सटेंशन है। ये हैमस्ट्रिंग का सेकेंडरी एक्शन। मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। मान लो कि मैं हिप एक्सटेंशन में हूं, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, जैसे ये है नॉर्मल। अब मेरा ये हिप एक्सटेंशन मेरा कैसे क्रिएट होगा, पीछे अगर मैं, हाँ, ये मेरा हिप एक्सटेंशन है, ठीक है। जब मैं पाँव पीछे लेके जा रहा हूँ, ये ये हिप एक्सटेंशन है। तो मान लो अगर मैं हिप एक्सटेंशन पे आ जाऊं और फिर मैं अपने नी को कर्ल करूं, ये नी कर्ल, तो क्या ये स्ट्रांग होगा। ये बताओ मुझे, क्या ये स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों ने कहा नो, और ये आंसर ठीक है। क्योंकि जब हमारा हिप एक्सटेंशन में चले गया, तो वहां पे प्राइमरी मसल ग्रुप कौन था, वहां पे प्राइमरी तो ग्लूट्स था। बट वहां पे एज अ सेकेंडरी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा था, वो आपके कर रहे थे हैमस्ट्रिंग्स। तो जब हैमस्ट्रिंग्स अपने सपोर्टिंग एक्शन को कर रहा है, यानी कि आपके हिप एक्सटेंशन, तो क्या वो अपना प्रायोरिटी एक्शन जो उसका है, यानी मेन एक्शन जो है उसका नी कर्ल, उसको वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है हिप एक्सटेंशन में एज अ सेकेंडरी एक्शन। कर पाएगा वो, आपने बोला नो, क्योंकि काफी हद तक सही आंसर है। इसीलिए हम हिप की एक्सटेंशन में, जब हमारा हिप एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर होता है, वहां पे हम उतना अच्छा नी कर्ल नहीं कर पाते, या नी को फ्लेक्स नहीं कर पाते। ये एक मेन रीजन है। बात क्लियर हो गई अभी। बट जब बट जब मैं सिटेड कर्ल्स कर रहा हूं, सिटेड कर्ल्स कुछ इस तरीके से होती है ना, मेरे पाँव ये है मान लो, यहाँ पे वो बीच में बेंड है, यहाँ से मैं ऐसे बेंड करूंगा पीछे की तरफ को, पाँव को, है ना, ऐसा होता है ना सिटेड कर्ल्स, ऐसे जैसे मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, फिर हम ये नीचे करते हैं बैठ के ऐसे, ये करते हैं ना सिटेड कर्ल्स। तो इस कंडीशन में तो हमारा हिप बताओ कौन सी पोजीशन में, क्या हमारा हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में है, या हमारा हिप फ्लेक्स्ड पोजीशन में है। राइट, हमारा हिप वहां पे फ्लेक्स्ड पोजीशन पे है। तो क्या हमारा हैमस्ट्रिंग की हाइपर एक्टिविटी हुई यहां पर, क्या हमारा हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व हुआ। नहीं इन्वॉल्व हुआ, इसलिए वो अपना 100% एक्शन दे सकता है अपने नी कर्लिंग पे, क्योंकि यहाँ पे हिप फ्लेक्शन में है। बट अगर ये हिप एक्सटेंशन होता तो, अगर मान लो मैं पहले से ही हिप एक्सटेंशन क्रिएट कर चुका होता, अब हिप एक्सटेंशन इसमें नहीं हो सकता,
इस एक्सरसाइज में तो नहीं होगा ऑब्वियसली। लाइंग लेग कर्ल्स मतलब लाइंग में हो सकता है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ परसेंटेज में हो सकता है, बट लाइंग कर्ल की जो मशीन बनी होती है वो भी कुछ ऐसी बनी होती है, देखिए आपने। यहाँ पर हम अपनी बॉडी को रखते हैं और फिर यहाँ से ऐसे बेंड होता है, नोटिस किया किसी ने? कुछ पिरामिड शेप का होता है ऐसा, ऐसा होता है लाइन। वो इसीलिए ही होता है ताकि हम वहां पे हिप को फ्लेक्स करवा सकें, वो इसीलिए तो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से नेचुरल हिप फ्लेक्शन बन जाएगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो ये मशीन ऐसा ना होता, ये मशीन ऐसा होता बिल्कुल सीधा ऐसे, जिसमें आप ऐसे नीचे को लेटते, मतलब सिर आपका नीचे होता, पाँव आपके ऐसे ऊपर को जा रहे होते बिल्कुल सीधे, और फिर आप कर रहे होते हिप अपना ये मूवमेंट, नी को ऐसे कर्ल करने वाला। अब बताओ मुझे, क्या ये उतना स्ट्रांग होता जितना स्ट्रांग यहाँ पे है ये? जितनी स्टेबिलिटी मेरी यहाँ पे है, उतना स्ट्रांग हो पाता है? ये नहीं हो पाता। कर लेते आप, बट उतना स्ट्रांग नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई? क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप हिप एक्सटेंशन में जाते हो ना, तो वहां पे हैमस्ट्रिंग हिप एक्सटेंशन को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, उसका सेकेंडरी एक्शन है वो। तो अगर आप ऑलरेडी हिप एक्सटेंशन क्रिएट कर लिए, उसके बाद आप नी कर्ल कर रहे हो, तो वो अपना अपना 100% नहीं दे पाएगा नी कर्लिंग में। तो वो काम क्या है? नी फ्लेक्शन, है ना? बट जब आपने नी को कर लिया फ्लेक्स, जब आपने कर लिया है नी को फ्लेक्स्ड कंडीशन पे, और फिर आप ट्रेन कर रहे हो, फिर आप वहां पे स्टेबल भी हो पाते हो और आप ज्यादा वेट उठा सकते हैं। बात समझ में आ गई? व्हाट अबाउट पीपल लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड पुट डंबल ऑन देयर फीट एंड डू लाइक? अरे भाई कर तो सकते हैं, कौन मना कर रहा है नहीं कर सकते हैं? मैंने आपको बोला कि हमें तीनों रेंज में ट्रेन करना है, हमें तो बेटर होना है ना हर रेंज में, बट हमें लॉजिक पता होना चाहिए, इसीलिए तो आपको समझा रहा हूँ। वरना मैं कह देता कि वो करो ही मत, आप सिर्फ सिटेड कर्ल करो, वरना मैं ये कहता आपको। पर मैंने आपको क्या कहा कि आपको तीनों रेंज में ट्रेन करना है, ताकि आप हर एक्टिव रेंज में स्ट्रांग हो सके। और उस रेंज में आप क्यों स्ट्रांग नहीं हो, उसका भी साइंटिफिक रीजन आपको पता हो। बात समझ में आ गई? अब जो लोग बिल्कुल लाइंग पोजीशन में ऐसे लेट कर रहे हैं डंबल्स को रखकर, वहां पे ना तो आपका हिप फ्लेक्स ज्यादा है, ना ही आपका हिप एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, वो एक तरीके से न्यूट्रलिटी है। और बेसिकली देखा जाए तो वहां पे भी कुछ अमाउंट ऑफ हिप फ्लेक्शन है, जो बिल्कुल नीचे लाइंग पोजीशन पे कर रहे हैं लोग। ओके। और वो उतना अच्छा मूवमेंट है भी नहीं, जो आप बोल रहे हो कि हम फीट के बीच में डंबल्स को रख लेंगे फिर करेंगे, आपको लगता है क्या वो उतना अच्छा मूवमेंट है? क्या आपको लगता है कि उसमें हम जितनी भी हमारी एक्टिव रेंज है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं और हमारा मसल में उतना ही सेम टेंशन आएगा? क्या आपको लगता है ऐसा? सेम वो वाली बात को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। अब उस बात को यहाँ पे रिलेट करके देखो, जो मैंने आपको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बताया था कि जो डंबल है वो किस रेंज पे जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है जिस रेंज पे, वो भी मैटर करता है। क्योंकि जब हम मशीन के साथ कर रहे थे, जब हम मशीन के साथ कर रहे थे तो वहां पे समझ में आ रहा था, क्योंकि वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज था, वहां पे वायर थी। बट जब हम डंबल्स के साथ कर रहे हैं तो हमारी एक्टिव रेंज ही बहुत कम होगी। मतलब कि जब डंबल, मान लो डंबल कुछ इस तरीके से रखा होता है ना उसमें हमने, और यहाँ से ऐसे दोनों तरफ से पाँव से पकड़ा होता है उसको, ऐसे एक इस तरफ से पाँव आया हुआ है और एक इस तरफ से पाँव आया हुआ है। तो डंबल जब इस लाइन पे काम कर रहा था तब तो ठीक था, बट जब वो इधर को काम करना शुरू करेगा तो फिर क्या वो ठीक होगा? सिर्फ इतनी सी रेंज में आप अपना हैमस्ट्रिंग को ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करा पाओगे। जब वो इस रेंज में आना शुरू कर देगा, मतलब
तब क्या वो एक्टिवेशन जो है या फिर वो आपका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो उतना अच्छा रहेगा? अब ये आपके लिए क्वेश्चन, आप खुद बता देना मुझे आंसर इसका। समझ में आ गया ये कुछ, ये जो मैंने बताया लास्ट पॉइंट? ऑलरेडी हमने किया हुआ है ये वाला पॉइंट डिस्कस। तो ये भी एक रीजन है। चलो आगे चलते हैं अभी, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम ये वाली मूवमेंट भी कर सकते हैं, डेडलिफ्ट, है ना। डेडलिफ्ट को दो रेंज में और किया जाता है, एक रोमानियन डेडलिफ्ट और एक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, है ना, एसएलडी। एसएलडी और आरडी, है ना। रोमानियन डेडलिफ्ट कुछ इस तरीके से होता है, देख लो मैं आपको मूवमेंट समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से किया जाता है रोमानियन डेडलिफ्ट, जिसमें आपके जो नीज है ना, इसमें 20 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन होता है, 20 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। ये आपका रोमानियन डेडलिफ्ट है, आपके नी पे इतना बेंड होगा। बट आपका जो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट होता है उसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं आपकी लेग्स। समझ गए आप? बात क्लियर हो गया? अब दोनों ही ये जो डेडलिफ्ट होती हैं, नहीं, जो आपका एसएलडी है ना, उसमें नी बिल्कुल सीधी होती है, तो जॉइंट ऑब्वियसली लॉक हुआ, है ना। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में नी आपकी बिल्कुल सीधी है, इट मींस आपका जॉइंट लॉक्ड है। रोमानियन में लॉक नहीं रहेगा, रोमानियन में हल्का बेंड रहेगा। ये देखो, ये यहाँ पे, ये स्टिफ लेग डेडलिफ्ट होगी एसएलडी, और ये हो गई आपकी रोमानियन वाली। रोमानियन में कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, देखो, ये देखो। ये भी किया जाता है, बट इसके अंदर आपको ना को कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करना जरूरी है, तभी ये मूवमेंट इफेक्टिव है। ठीक है। अब को कॉन्ट्रैक्शन किसी को पता है? समझना चाहते हैं उसको या पता है, ये बताओ जल्दी। ये बात क्लियर है को कॉन्ट्रैक्शन वाली? अच्छा, चलो ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, को कॉन्ट्रैक्शन। देखो, को कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपका साइमल्टेनियसली आपको एंटागोनिस्टिक मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, तो को कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपके एंटागोनिस्टिक मसल को भी साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करना। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, हाँ, यहां से दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ बाइसेप स्विंग। ठीक है। एक सेकंड रुको, आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में एक मिनट। अब जैसे मान लो को कंट्रैक्शन का मतलब क्लियर करने के लिए ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका एल्बो का फ्लेक्शन, है ना। एल्बो के फ्लेक्शन में कौन सा मसल टारगेट हो रहा है? मेनली आपका बाइसेप्स मेन मसल ग्रुप हो गया, है ना। बट जब मैं एल्बो का एक्सटेंशन करता हूं तो मेन मसल ग्रुप क्या हो जाएगा? ट्राइसेप्स हो गया, है ना। अब डिफरेंस देखो इसके अंदर, को कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब मैं सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर हूं, ना ही मेरा एल्बो एक्सटेंशन है पूरा, ना ही मेरा एल्बो फ्लेक्शन है पूरा। तो मतलब मान लो मैं सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर हूं,
अब इस कंडीशन में मैं अपने बाइसेप्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं और ट्राइसेप्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं। इसको ही हम बोलते हैं को कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? अब ये मैंने बाइसेप ट्राइसेप का एग्जांपल देके समझाया है। इसको ही रिलेट करना है आपको स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में। कर सकते हो रिलेट या नहीं? करना पड़ेगा, अगर नहीं कर सकते तो देखो क्या करना है ना। अपने को जब हम नीचे गए ये मूवमेंट हुआ, तो जब ऊपर आना है ना तो सिर्फ ऐसे छोड़ नहीं देना, सिंपल ये मैंने कर दिया रिलैक्स्ड। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। जब मैं यहां से ऊपर आया आया और इस जगह पे आके मेरे को ये वाला जो एंड एंड रेंज है ना, यहाँ पे को कंट्रैक्शन बनाना, मतलब मेरे को ग्लूट्स को टाइट करना है और साथ में क्वाड्स को भी टाइट करना है। समझ रहे हो? क्वाड्स भी टाइट रहेंगे यहाँ पे एंड ग्लूट्स भी टाइट रहेंगे। ये मेरे को खुद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ये वॉलेंटरली मेरे को करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट वेस्ट है। क्योंकि फिर वहां पे सिर्फ आप एक रेंज पे ही ट्रेन कर रहे हो, अपने मसल को स्ट्रेच करने पे काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना पा रहे हो। बात समझ गए? तो को कॉन्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे काफी ज्यादा है। भैया